वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज सपना, योर हिस्ट्री टीचर, और ये है हमारे विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 3। तो इसमें हम आपको बताएंगे कृष्णदेव राय के बारे में। जितना आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कृष्णदेव राय के बारे में, जिनका शासन 1503 से लेके 1542 तक था। ठीक है, ये हमारे 3rd नंबर पे शासक थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था। सबसे पहले संगम वंश था, आपको याद होगा। फिर तुलु वंश वाले आए थे जो कि सैनिक कमांडर थे। 3rd नंबर पे थे तुलु वंश वाले, जिनके एक फेमस राजा है कृष्णदेव राय। इन्हीं के बारे में बताऊंगी। इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इनको समझना थोड़ा सा क्या है ये। तो जो कृष्णदेव राय थे ये तुलु वंश के थे, इतना तो आप समझ चुके हो। 1503 से लेके 1542 तक इनका शासन था। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार किया था। विजयनगर साम्राज्य का आप कह सकते हैं, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में जब इन्होंने शासन किया तो विजयनगर साम्राज्य छोटा सा एरिया था। फिर इन्होंने धीरे धीरे करके अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा बड़ा करा, या कह सकते हो फैलाया। ठीक है, इन्होंने साम्राज्य को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया, क्योंकि ये जो राजा थे ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, आप कह सकते हो। काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया प्रतापी राजा, जिन्हें जल्दी से कोई नहीं हरा पाता, जिनका प्रताप देख के ही लोग दूर हो जाते हैं कि नहीं, इनसे हमें लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, कुछ ऐसे थे ये कृष्णदेव राय। तो इन्होंने कृष्णा और तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो एरिया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, ये जो विजयनगर साम्राज्य दो नदियों के बीच में है, और ज्यादातर जो भी विजयनगर साम्राज्य के समकालीन राजा थे वो इस वाले एरिया को लेके, दोआब क्षेत्र को लेके संघर्ष करते थे कि हाँ, ये जो एरिया होता है ये उर्वरक एरिया होता है। मैंने बताया था कि जो भी एरिया घाटी के किनारे होता है, मतलब नदी के किनारे जब कोई प्लेस होगा तो वो फसल अच्छी होगी उसमें, तो इन सारे राजाओं की यहाँ पे ऐसे संघर्ष लगा रहता था कि ये वाला एरिया मैं जीत लूं। तो जो कृष्णदेव राय थे, इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो बीच का दोआब क्षेत्र था इसे हासिल कर लिया था, और विस्तार हो गया विजयनगर का। उसके बाद उन्होंने 1512 में उड़ीसा के शासक, मैंने बताया था कि उनके जो पड़ोसी राज्य थे उड़ीसा और दक्कन, मैंने आपको बताया था। तो उड़ीसा के जो शासक थे उनको इन्होंने 1512 में हरा दिया। 1514 तक आते आते इन्होंने विजयनगर के सुल्तान को भी पराजित कर दिया, और वो वाला एरिया भी अपने विजयनगर में शामिल कर लिया। ठीक है, ये हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहते थे, मतलब कि इनकी जो सेना थी, या कभी भी अगर इन पे कोई हमला करे तो ये हमेशा रेडी रहते थे। इन्हें कोई डर नहीं होता था कि हाँ हमारे पास पावर नहीं है, सेना कम है, या हथियारों की कमी है। इनके पास सब कुछ था। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर में इन्होंने गोपुरम को ऐड कराया था। मतलब मैंने आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो पूरा का पूरा दक्षिण भारत में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया में जितने भी मंदिर थे उनमें इन्होंने गोपुरम को ऐड कराया था। अब ये गोपुरम क्या होता है ये आप आगे वीडियो में पढ़ोगे, एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको डीपली। अभी थोड़ा सा समझ लो। गोपुरम होते हैं किसी भी मंदिर का जो एंट्री गेट होता है ना, प्रवेश द्वार आप कह सकते हो, उसे गोपुरम कहते हैं। तो उन्होंने हर मंदिर के सामने एक प्रवेश द्वार बनवाया था, जिसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हर मंदिर में इन्होंने ऐड किया था। इसके बाद आप, अगर आपने थोड़ा बहुत याद हो आपको, तो आपने तेनाली रामा की कहानी सुनी होगी। तेनाली राम भी बोल देते हैं, तेनाली रामन भी बोल देते हैं। तो ये जो था ये इन्हीं के दरबार में था एक। ठीक है, इन्होंने एक अपनी माता के नाम पर एक उपनगर की स्थापना की थी, जो कि विजयनगर से थोड़ा सा अलग था। उसका नाम था नगलपुरम। ठीक है, नगलपुरम नगर की इन्होंने स्थापना करी थी, जो कि विजयनगर का एक उपनगर था। इन्होंने ये नाम अपनी माता के नाम पर रखा था। ठीक है, इनकी मृत्यु 1529 में हो गई थी। 1542 में फिर शासन किसके हाथ में चला गया था? राष्ट्र शासक अराविदु के हाथों में। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इनका जो साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा डगमगा गया था, क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद साम्राज्य अच्छे से नहीं चल पाता। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी उस साम्राज्य को इतनी अच्छी तरीके से नहीं संभाल पाए, और अराविदु ने उसका फायदा उठाकर 1542 में शासन अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अराविदु पे। अब इनका शासन चलने लगा था। इनके शासन के टाइम पे एक युद्ध हुआ था, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। अब इस युद्ध को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, तालीकोटा। ठीक है, इस युद्ध का दूसरा नाम है तालीकोटा का युद्ध। 1565 में ये युद्ध हुआ था। मैंने आपको टाइम पीरियड भी बताया है कि अराविदु का जो टाइम पीरियड था वो 1565 लास्ट था। इसका मतलब 1565 में इस साम्राज्य का अंत हो गया था। तो 1565 में राम राय के नेतृत्व में ये जो थे, ये मंत्री थे इनके दरबार में, इन्होंने इसका एक तरह से लीडर की तरह रोल प्ले किया था। इस युद्ध में इन्होंने लीड किया था इस युद्ध को। और इस युद्ध में क्या हुआ था, 3 शासक, बीजापुर, अहमदानगर, गोलकुंडा, ये 3 शासक थे जो कि विजयनगर साम्राज्य के अड़ोसी पड़ोसी राज्य ही थे। इन तीनों ने मिलके एकजुट होकर इस साम्राज्य पे
हमला कर दिया था और विजयनगर साम्राज्य को परास्त कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य को हराने के बाद इन्होंने इस साम्राज्य को जमकर लूटा, मतलब जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी वो सब लेके चले गए, ठीक है, और पूरी तरह से ये साम्राज्य नष्ट हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नायक। ये था राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जिसे आपको तालीकोटा के नाम से जाना जाता है। याद रखना है कि इस युद्ध की वजह से ही साम्राज्य का अंत हुआ था, क्लियर, और अराविद शासन भी समाप्त हो गया था। अब आते हैं हम नायक पे। नायक क्या होते हैं? तो जो नायक होते हैं वो सेना के लीडर होते हैं। आप कह सकते हो सेना के प्रमुख को नायक कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। राजा को कहा जाता था राय और सेना के प्रमुख को, हेड को कहा जाता था नायक, ठीक है। नायक का मतलब ऐसे हीरो होता है, पता हो अगर आपको तो सेना के प्रमुख होते हैं नायक। साम्राज्य, ये जो नायक होते थे ये साम्राज्य में शक्ति का यूज कर सकते थे। कोई भी साम्राज्य जिस पे भी इन्हें शासन करना है या जिस भी साम्राज्य में रह रहे हैं तो वहां की जनता पे ये अपनी शक्ति का यूज कर सकते थे। इनका किलों के ऊपर कंट्रोल होता था। इनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे, मतलब इनके पास हथियारों की कमी नहीं होती थी। ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ना भ्रमण करते थे। भ्रमण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमना। किस चीज के लिए? उपजाऊ भूमि की तलाश में या रहने के लिए। ऐसे ये लोग इधर से उधर घूमते रहते थे और कभी कभार इनकी किसान भी हेल्प कर देते थे उपजाऊ भूमि ढूंढने में, ठीक है। ये जो नायक थे ये 2 लैंग्वेज बोलते थे, तेलुगु और कन्नड़। 2 लैंग्वेज में बात करते थे ये लोग नायक, क्लियर। अब ऐसे ही नायक आपको समझ आ गया। विजयनगर साम्राज्य में एक प्रणाली थी जिसका नाम था अमर नायक प्रणाली। ये जो अमर नायक प्रणाली थी ये नायक ही थे जिनका नाम अमर नायक था। तो अगर आपसे पूछा जाए अमर नायक क्या है तो ये विजयनगर साम्राज्य की एक सेना प्रणाली थी, ठीक है। तो विजयनगर की सेना प्रणाली थी। ये सैनिक कमांडर होते थे जो अमर नायक होते थे। ऐसा आपकी बुक में है कि जो अमर नायक प्रणाली थी उसके कुछ मतलब उसमें जो भी कुछ ऐड हुआ है ना वो कुछ दिल्ली की एकता प्रणाली से मिलता जुलता है। मतलब दिल्ली में ये जो प्रणाली थी ना अमर नायक, सेम ऐसी ही प्रणाली दिल्ली में थी, बिल्कुल सेम नहीं, कुछ चीजें मिलती जुलती सी हैं, तो उसे कहा जाता था एकता प्रणाली। तो ये भी उसी की तरह ही थी। समझ लेते हैं क्या थी ये। इसमें कुछ सैनिक कमांडर होते थे जो कि राज्य पे शासन करते थे। जो राजा होते थे वो इन्हें राज्य दे देते थे, एक एरिया सौंप देते थे कि ये एरिया आपका है और आपको यहाँ पे शासन करना है, ठीक है। वो जो भी एरिया इन्हें दिया जाता था राजाओं के द्वारा, उस एरिया में जो लोग रहते हैं, किसान हो गए, शिल्पकार हो गए या फिर व्यापारी हो गए, उन लोगों से ये जो अमर नायक होते थे ये टैक्स वसूल सकते थे। मतलब इनको इतना हक था कि ये भू राजस्व वसूल लेते थे। भू राजस्व मतलब भूमि कर, ठीक है। कभी कभार ये जो टैक्स होता था ये आधा टैक्स तो राजा को दे देते थे जाके, राय को, जो एरिया इन्हें दिया जाता था जिस राय के द्वारा, और जो टैक्स बच जाता था इनके पास वो घोड़े, हाथी, इन सबके रख रखाव के लिए, क्योंकि सैनिक कमांडर है, अपनी सेना को तो ये रखेंगे ना शक्तिशाली, तो ये लोग घोड़े, हाथी, इन सब के ऊपर ये जो बचा हुआ टैक्स है उसको खर्च कर देते थे, ठीक है। कभी कभार ये सिंचाई में भी यूज कर लेते थे टैक्स। कभी कभार मंदिर में थोड़ा सा अगर काम वाम कराना है तो उसमें भी यूज कर लेते थे। इतना विजयनगर को ना ये एक तरह से शक्ति प्रदान करते थे। कोई भी शासक, दूसरा शासक विजयनगर के ऊपर आक्रमण करने से पहले सोचता था, क्योंकि विजयनगर के पास अमरनायक प्रणाली थी। अमरनायक प्रणाली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी जिसे हराना मुश्किल होता था। अगर इन्हें हराना है तो इन्हें सेना के बल से ही हराया जा सकता था। मतलब इनसे भी अगर कोई शक्तिशाली आता है तो ही इन्हें हरा सकता है। ये किसी पे भी आक्रमण कर देते थे, इन्हें झुका पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, अमरनायक साल में एक बार अपने राजा को भेंट देने जाते थे दरबार में। क्यों? ये दिखाना चाहते थे ना वो कि हाँ हम अभी भी आपके अंडर हैं, आप हमारे राजा हो। तो इसके लिए ये सिर्फ साल में एक बार जाते थे अपने राजा को भेंट देने के लिए। कभी कभार राजा जो होते थे वो इनका स्थानांतरण कर देते थे। मतलब ये भूमि इन्हें दी हुई है, सपोज ये भूमि, ये क्षेत्र इन्हें दिया हुआ है अमरनायक को कि तुम इस एरिया में शासन करोगे, ठीक है। कभी कभार क्या करते थे राजा इनसे ये एरिया छीन के इन्हें दूसरे एरिया में भेज देते थे कि अब तुम इस वाले राज्य में शासन करोगे। तो इनका स्थानांतरण होता रहता था, क्लियर। ये थी अमरनायक प्रणाली। इतना ही इस वीडियो में। आगे के टॉपिक जो थे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।